नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, परीक्षा मंथन नाम की जो करंट अफेयर्स का विशेषांक है 2024 का, जिसमें पूरे एक वर्ष के फैक्ट्स का और करंट अफेयर्स समसामयिक मुद्दे के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनका बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से संकलन है। उसके विभिन्न सेक्शंस को मैं आपके समक्ष लगातार पिछले कई दिनों से प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं पीसीएस, आरओ, बीपीएससी की और आगे टीटी, सीटीईटी, इन सब के लिए ये उपयोगी है। ऐसे किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस आता है उसमें करंट अफेयर्स जरूर 30 से 40% जरूर पूछा जाता है आज के समय में। तो इसलिए इस प्रकार के वीडियो और इस प्रकार की जो मैगजीन्स हैं बहुत उपयोगी साबित होती हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष पर्यावरण जो परिदृश्य है, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस मैगजीन में जितने मुद्दे दिए गए हैं, अगर मैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस करूं तो कम से कम 3 घंटे का वीडियो होगा, जो ना आप में देखने की क्षमता है और ना मुझमें डिस्कस करने की क्षमता है। तो मैंने इस पूरे जो सेक्शन से वे सभी महत्वपूर्ण बिंदु उठा लिए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पुस्तक जो निर्माता होते हैं, जो मैगजीन छापते हैं, उनका उद्देश्य होता है मैगजीन को अधिक से अधिक मोटी बनाए, जिससे उसका मूल्य अधिक रखा जा सके और खरीदने वाला भी उसकी ओर आकर्षित हो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हैं। जबकि किसी भी मैगजीन में 30-40% से ज़्यादा फैक्ट्स काम के नहीं होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण का जो सेक्शन है उसमें जो हसदेव अरंड वन है, अरंड एक पौधा होता है, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा। ये हसदेव अरंड वन जो है, ये छत्तीसगढ़ में ये कोयले की खनन के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीण और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। और इसमें वन अधिकारियों ग्रामीणों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि ये पेड़ काटे जाएं। अब ये हसदेव अरंड वन चर्चा में तो है, लेकिन ये है क्या? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के अनुसार हसदेव अरंड वन मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन है, जो लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस वन को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें जैव विविधता का प्रचुर भंडार है। प्राचीन साल और सागौन के जंगल भी इसमें शामिल है। जो साल है, प्राचीन साल, उसका जो नाम है वो है शोरिया रोबस्टा, जो उसका वनस्पतिक नाम है, बोटेनिकल नेम है। अगला महत्वपूर्ण जो इसमें बिंदु है, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस। 22 अक्टूबर 2024 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है कि 16वें COP16 सम्मेलन में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस लॉन्च किया गया है। यह वैश्विक पारिस्थितिकी प्रणालियों के मानचित्रण और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपने पहला उपकरण है इस तरह का। यह इस एटलस को बनाया किसने है? तो ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन नाम की एक संस्था है, उसने बनाया है। एक और मुद्दा है, पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का जो पक्षी है उसका जन्म हुआ है। अक्टूबर 24 में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर में सुदासरी प्रजनन केंद्र में। भारत इस पद्धति के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफलतापूर्वक प्रजनन कराने वाला पहला देश बन गया है। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या? इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है अर्देओटिस नाइग्रिसेप्स। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और स्थानीय रूप से इसे गोडावन कहा जाता है। घास के मैदानों या चारागाह पर स्थित तंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह स्वास्थ्य संकेतक माना जाता है। अगर घास के मैदानों और चारागाहों के पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत है तो ये पक्षी वहां पे जरूर होगा, उनके फूड चेन में ये आ जाएगा। और अगर ये नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई कमी है वहां पे। यह भारत में सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है।
अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है पर्यावरण सेक्शन में है वो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। अक्टूबर 2024 में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा वन्य जीवों की स्थिति के संदर्भ में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2020 के दौरान पिछले 50 वर्षों में वन्य जीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है, जबकि यह गिरावट 2022 में 69% थी, अर्थात 4% की वृद्धि हो गई है। वन्य आबादी में सबसे तीव्र गिरावट लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में दर्ज की गई है। इसमें जो सर्वाधिक गिरावट है वो मीठे पानी की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें 85% की गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में अमेजन वर्षा वन और प्रवाल भित्तियों जैसे कुछ सबसे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्रों को खोने के भयावह परिणामों की भी चर्चा की गई है। आइए अगला एक और महत्वपूर्ण जो है वो है मुद्दा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024। सितंबर 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इसमें स्वच्छ ये जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली श्रेणी है 1, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। इसमें सूरत प्रथम है, जबलपुर सेकंड है और आगरा थर्ड आया है। और श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख के बीच फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी को ये पुरस्कार मिला है। श्रेणी 3 अर्थात 3 लाख से कम जनसंख्या रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ को ये पुरस्कार मिले हैं। हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को जागरूकता बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला जो देखते हैं विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024। जुलाई 24 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। चीन में 19.37 लाख हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 4.46 लाख हेक्टेयर और भारत में 2.66 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ गया है। भारत की नई राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से बंजर भूमि को बहाल करने, कृषि वानिकी का विस्तार करने के प्रयासों की इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। आइए अगला महत्वपूर्ण है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। 19 मार्च 2024 को स्विस संगठन IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं। PM 2.5 कंसंट्रेशन के आधार पर भारत सबसे प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश पहले और पाकिस्तान दूसरे स्थान पे है। 2023 में भारत की औसत PM 2.5 कंसंट्रेशन 54.4 है, जबकि 2022 में यह 53.3 थी। भारत में बिहार का बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली लगातार 2018 से चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगला पॉइंट देखते हैं वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी वार्षिक वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। और ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस से पहले जारी किया गया और प्रत्येक 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु प्रणाली के अनेक संकेतकों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली बात तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, गैसों के स्तर में वृद्धि हुई है और जो धरती का तापमान है वो बढ़ा है काफी। 2023 में एल नीनो आया, उसके कारण भी बढ़ गया है।
महासागरों के तापमान में जो वृद्धि दर्ज है वो 65 वर्षों के उच्चतम स्तर पे है। समुद्र के जो वाटर लेवल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और अंटार्कटिक जो समुद्र बर्फ रेखा के क्षेत्रफल में कमी आ रही है, अर्थात अंटार्कटिक के जो बर्फ है वो लगातार पिघल रही है। लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, स्पेशली उत्तर अमेरिका और यूरोप के ग्लेशियर सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन है क्या? ये मौसम विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है। 23 मार्च 1950 का इसका गठन हुआ था, इसीलिए 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024। 29 फरवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ये भारत के 20 राज्य इस रिपोर्ट में शामिल थे। उसने बताया कि तेंदुओं की संख्या में वर्ष 2018 से 2022 के मध्य 8% की वृद्धि हुई है। 2018 में 12,852 थे, 2022 में 13,874 हो गए हैं। मध्य प्रदेश जो है तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। इसमें भारत के लगभग 70% जो बाघ अभ्यारण्य और संरक्षित वन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 3,907, फिर महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 तेंदुओं की अनुमानित संख्या है। इसके अतिरिक्त भारत में हिम तेंदुओं पर भी पहला सर्वेक्षण हुआ है। पहली बार देश में हिम तेंदुओं की गणना जारी की गई 30 जनवरी 2024 को। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में केवल कुल 718 हिम तेंदुए हैं और इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में 477 हैं, उत्तराखंड में 124 हैं, हिमाचल में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या है। ये विश्व में जो टोटल हिम तेंदुए हैं उसमें से 10 से 15% भारत में पाए जाते हैं। ये हिम तेंदुओं का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नाम, वो है पैंथेरा अल्सिया और इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन अर्थात पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ये पहाड़ों की जो बैकग्राउंड है उसमें इतना छिप कर रहता है कि इसे नॉर्मली देखा नहीं जा सकता है। जो जानवर है वो तो इसकी खुशबू और उससे पहचान जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य और जो लोग हैं वो उसको देख नहीं पाते। ये इतना छुप कर रहता है और एकदम से अटैक करता है और जानवरों को लेकर ऊंचे पहाड़ों में चला जाता है। इसीलिए इसे भूत कहा जाता है, क्योंकि ये एकदम से हमला करता है। यह एशिया के मध्य और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये प्रश्न आ चुका है एक बार। ये लद्दाख में है। इसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं, अंतरराज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट। जुलाई 24 में केरल सरकार द्वारा जारी केरल में हाथी की आबादी अनुमान 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 23 के बीच हाथियों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवधि में लगभग 845 हाथियों की मृत्यु हुई है। 2024 में केरल राज्य में हाथियों की जो आबादी है वो 1793 होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% कम है। अगला जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता अर्थात वहां का जो जू है उसकी सदस्यता 6 महीने के लिए निलंबित कर दी है। अब इससे नुकसान क्या होगा कि दिल्ली चिड़ियाघर जो है वो वाजा के आयोजित सम्मेलनों और गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएगा। और ये क्यों किया है? क्योंकि इसे अफ्रीकी हाथी संकर के कल्याण से संबंधित चिंताओं के कारण निलंबित की गई है। ये जो अफ्रीकी हाथी है ये 1996 में जिम्बाब्वे द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को उपहार में दिया गया था और इसको दिल्ली चिड़ियाघर में रखा गया था। वो सही से उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं।
विश्व चिड़ियाघर एक्वेरियम एसोसिएशन क्या है? यह एक गैर सरकारी संगठन है, वैश्विक स्तर पर चिड़ियाघरों के लिए मानक तय करता है। 1935 में इसे स्थापित किया गया था। अगला मुद्दा देखते हैं, सौर तूफान का पृथ्वी पर प्रभाव। नासा के वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े सौर तूफान की चेतावनी दी है। अगर आप नहीं जानते हैं कि सौर तूफान क्या है, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फिजिकल ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें सूर्य के विषय में एक डेडिकेटेड लेक्चर है, जिसमें इंटरनल एंड आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की आंतरिक एवं बाह्य संरचना, इसके बारे में जो वीडियो है उसको देखिए। उसमें सौर तूफान को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नासा के अनुसार सौर तूफान कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सौर सामग्री का अचानक विस्फोट है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी की ओर निर्देशित होने पर सूर्य तूफान को भूचुंबकीय तूफान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो धरती का मैग्नेटिक फोर्स है वो इन सौर कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार मई 24 में एक शक्तिशाली सौर तूफान ने पृथ्वी को प्रभावित किया था। और सौर तूफान का प्रभाव क्या पड़ता है? ये इलेक्ट्रॉनिक संचार को, मतलब कम्युनिकेशन को प्रभावित करने के साथ ये जो हमारे सैटेलाइट्स हैं इनके भी जो क्रियाकलाप है उनको ब्लॉक कर देता है। रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है, बिजली कट जाती है और अरोरा जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। सौर तूफान के परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में अरोरा दिखाई पड़ सकता है। आइए, एक लिटिल प्रेस्पा झील, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है। अल्बानिया और ग्रीक सीमा पर स्थित स्वच्छ पानी की झील स्मॉल प्रेस्पा झील पानी की कमी के चलते दलदली झील में परिवर्तित हो रही है। यह यूरोप की सबसे पुरानी टेक्टोनिक या विवर्तकी झीलों में से एक है और बाल्कन प्रायद्वीप की सर्वोच्च विवर्तकी झील है। आइए देखते हैं मेस्टोडॉन। शोधकर्ताओं ने पेरू की एंडीज पर्वतमाला में हिमयुक्त मेस्टोडॉन के अवशेष की खोज की है। मेस्टोडॉन विशाल दांत वाला हाथीनुमा एक स्तनधारी जानवर है जो 11,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया था। यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका में निवास करता था। हाथी एवं प्राचीन मैमथ जैसे दिखते थे, किंतु इनका रहन सहन में अंतर था। 200 हाथियों को मारेगा जिम्बाब्वे। हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय किया है। जिम्बाब्वे में भयानक सूखा पड़ा है, खाने के लिए फसलें नहीं बची हैं और जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के अनुसार हाथियों को मारने का एक कारण उनकी आबादी को भी कम करना है। अब होता क्या है कि जब फसलें नहीं है तो ना वो मनुष्य के लिए बची है ना हाथियों के लिए बची है, और हाथी जब देखेंगे कि किसी प्रकार किसी ने कुछ उगाया है तो उसे खाने चले आएंगे। तो फसलों को जो है रही सही उनको बचाना है तो हाथियों को मारना होगा, प्लस हाथियों को भी वो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जिम्बाब्वे के जंगलों में 55,000 हाथियों को संभालने की क्षमता है, लेकिन इस समय यहाँ 84,000 से अधिक हाथी हैं। मरुस्थलों स्थलों की सूची में भारत के 3 और स्थल शामिल। रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 और स्थल शामिल हो गए हैं। तमिलनाडु के नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजू वेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को शामिल हो गई है। अब भारत के रामसर स्थल 85 हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल हैं 18 तमिलनाडु में है, उसके बाद 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। 5 जून को भारत के बिहार स्थित 2 पक्षी अभ्यारण्य नागी और नखटी को भी जो है रामसर साइट्स की सूची में शामिल कर लिया गया था। ये रामसर साइट्स होती क्या हैं? ये रामसर साइट्स हैं एक आर्द्र भूमि स्थल होते हैं जिन पर रामसर कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना जाता है और द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को के तत्वावधान में रामसर जगह है, ईरान में वहां हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर साइट्स कहते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने का कदम उठाया है, जो प्रदेश की
पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का अनूठा कदम है। अब ये एक नया भूत फिर से निकल आया है, वही पुराना भूत। कावेरी नदी जल विवाद। 15 जुलाई 2024 को दक्षिण भारत में दो पड़ोसी देश कर्नाटक और तमिलनाडु फिर कावेरी नदी जल के लिए लड़े हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर निर्णय लिया है कि राज्य नदी का पानी अब तभी देगा जब कर्नाटक में बारिश होगी। सब राजनीति है। नामीबिया में सूखा संकट। नामीबिया सरकार ने देश में भूखे से पीड़ित लोगों को भोजन मांस उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों पार्कों में हाथियों दरगारी घोड़ियों समेत 700 से अधिक जानवरों को मारने की अनुमति दे दी है, जिससे मनुष्य का पेट भर सके। हिमालय में पहला जल स्तर रिकॉर्डर स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार ये स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर तकनीक स्थापित किया है, जो ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी का सही आकलन कर सकेगा। और पश्चिमी हिमालय के चंद्रा बेसिन क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया है। दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव को खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के अनुसार दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव इकोसिस्टम के ढहने का खतरा है। प्रत्येक 5 में से 1 को गंभीर जोखिम है। मगरमच्छ संरक्षण योजना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं देश में। 1975 में शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। 17 जून 2024 को इस परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। भारत NTO उत्सर्जन का सबसे दूसरा बड़ा स्रोत है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का दूसरा बड़ा स्रोत है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 2020 में मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश जो हैं, प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे पे USA, चौथे में ब्राजील और रूस है। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां, पैराग्वे 100वां और नेपाल 101वां सदस्य बन गया है। स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वें सदस्य बन गया है। सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और 12 सितंबर को 2024 को नेपाल बना है और पैराग्वे गणराज्य जो है 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका जो मुख्यालय है ये गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा ये गठित एक अंतर सरकारीय संगठन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को जुटाना है। यह सौर संसाधन समृद्ध देशों का गठबंधन है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, अर्थात ये कटिबंधों के बीच स्थित है, जहां वर्ष भर सूर्य जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। जिब्राल्टर जल डबरू मध्य के नीचे एक नए सबडक्शन जोन की खोज की गई है। हाल ही में जिब्राल्टर जल डबरू मध्य के नीचे एक नए सबडक्शन जोन की खोज की गई, जिसमें वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिब्राल्टर जल डबरू मध्य के नीचे रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन 20 मिलियन वर्ष में अटलांटिक महासागर के बंद होने का कारण बन सकता है। पृथ्वी के वे क्षेत्र जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं, इसमें एक प्लेट अभिसरण प्लेट सीमा पर दूसरे के नीचे खिसकती है। जहां कन्वर्जेंस प्लेट होती है, वहां पे एक जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के नीचे सरकती है
और इसके कारण क्या होता है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। इसी को सबडक्शन जोन कहते हैं। इसमें दो अलग अलग प्रकार के लिथोस्फीयर के कारण होता है, महाद्वीपीय और महासागरीय। ये दोनों प्लेट आपस में मिलेंगी तो यहाँ पर सबडक्शन की प्रक्रिया होती है। हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की गई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की है और उसको नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। ये एक समुद्री धाराओं का नेटवर्क है जिसे कोरल सुपर हाईवे कहा गया है। अर्थात जो ये कोरल है, जो मूंगे हैं, वो समुद्री धाराओं के माध्यम से वो एक पत्थर से, एक रॉक से, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। यह कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पाया गया कि मूंगा लार्वा एक चट्टान से दूसरे चट्टान के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए समुद्री धाराओं के माध्यम से प्रवाह करते हैं और ये चट्टानों के बीच कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। अगला जो पर्यावरण संबंधी मुद्दा है, अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आ रही है। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है। इससे दुनिया भर में समय पर असर पड़ रहा है। एक अध्ययन में पाया गया है कि इससे 1 सेकंड कम, जो हमारा टाइम है स्टैंडर्ड टाइम, उसमें 1 सेकंड कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा टाइम तो हम घड़ी वैसे ही चल रही है, लेकिन जो पृथ्वी की स्पीड कम हो गई है, अर्थात वो 1 सेकंड पिछड़ गई है। इसके अनुसार 1972 के बाद से सभी भिन्नताओं में 1 लीप सेकंड जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कंप्यूटिंग और वित्तीय बाजार जैसी कई नेटवर्क संबंधी गतिविधियों में संगत, मानकीकृत और सटीक समय की हाल ही में नीलकुरिंजी को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबोलैंथस कुंथियानस। यह एक एंथेसी परिवार की झाड़ी है जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट के अलावा कर्नाटक के बेल्लारी, पूर्वी घाट में शिवराज की पहाड़ियों में जाती है और नीलकुरिंजी के फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ये सलखन एक जगह है। सलखन के अनूठे और अद्वितीय जीवाश्म को विश्व धरोहर घोषित होने का इंतजार है। दुनिया के सबसे पुराने फॉसिल्स को धरती पर जमीन की उत्पत्ति और विकास का साक्ष्य माना जाता है। 2002 में इसे अमूल्य धरोहर घोषित करते हुए संरक्षित किया गया था। सोनभद्र से 15 किलोमीटर दूर सलखन नामक जगह पर ये 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनकी उम्र 140 करोड़ साल से भी अधिक बताई जाती है। हम्बोल्ट ग्लेशियर, मई 2024 में वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला के अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट को बर्फीले मैदान के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः विश्व का पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। ग्लेशियर है क्या? मूलतः बर्फ का एक विशाल और भारी पिंड है जो भूमि पर सदियों से बर्फ के संचयन से बनते हैं। कचरा बैग अनिवार्य, जुलाई 24 में सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए कचरे के बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मतलब जो आप कचरा करो वो अपना वापस ले जाओ। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिला खेवड़ा में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। 538 वर्ग किलोमीटर में यह बनेगा। यह पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के आकार से 5 गुना बड़ा है। तो इस मैगजीन में जो पर्यावरण रिलेटेड जो मुद्दे थे वो काफी परीक्षा उपयोगी लगे मुझे, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और अगर इसके अलावा और कुछ मिलता है आगे पर्यावरण के मुद्दों पर या किसी अन्य मुद्दे पर तो मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से अवश्य प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपने खुद ही महसूस किया होगा कि इसमें 4 से 8 पॉइंट ऐसे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर हमारा ये प्रस्तुति, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।